अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका वीडियो सोल्यूशन हम लेकर आएंगे यहाँ पर। क्या जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है उन सबका आंसर हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ मिक्सिंग क्वेश्चन दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 टोटल क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो सारे कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, मैं इसका कलर यहाँ पर चेंज करूंगा। चलिए ये कलर हम रखेंगे यहाँ पर, इसको इरेज कर लेंगे, इसको भी इरेज कर लेंगे। ओके चलिए, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर इसको लिखेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है एंड हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास सवाल आएगा व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यू नो इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स है वो दोनों साइड से, एलिमेंट्स जो है या एटम्स जो है वो दोनों साइड से बराबर हो। फॉर एग्जांपल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मैं आपके पास एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक कार्बन, इस कार्बन को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं एंड ये आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, अगर मैं इसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक, एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है। यहां पर देखा जाएगा तो कार्बन एक, ऑक्सीजन 2, दैट मींस ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड से जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो तो आपस में बराबर है, वो तो आपस में बैलेंस है। एंड सवाल है व्हाई शुड वी बैलेंस, हम क्यों करते हैं एक इक्वेशन को, व्हाई शुड वी बैलेंस, हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। देखो भाईजान, हम केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करें, यहां पर एक सेकंड जस्ट वेट, नहीं पावर मैं चेक करूंगा कि पावर चल रहा है यहां पर कि नहीं। हाँ तो चलिए ओके। तो यहां पर व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, क्यों करना है बैलेंस, वी शुड बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। इसका आंसर आप लिखोगे वी शुड बैलेंस, वी शुड बैलेंस ए chemical equation, we should balance a chemical equation to satisfy, we should balance a chemical equation to satisfy law of conservation of mass, to satisfy law of conservation sorry to satisfy law of conservation, to satisfy the law of conservation of mass। एंड ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये लेविजर ने दिया था। एंड लेविजर ने क्या बोला, लेविजर ने बोला मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जाएगा ना तो मास को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दैट मींस जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, दैट मींस जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। ये एक रैपिड रिवीजन में यहां पर करवा रहा हूं ताकि एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर मैंने डिटेलेड पढ़ा दिया। तो ये सवाल नंबर 4 जो हमने डिस्कस किया, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हम एक और क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। यहां पर हमारे पास एक कुछ इक्वेशन दिया है एंड इनको हमने क्या करना है, ये वर्ड इक्वेशन दिया है, इनको सिंबल इक्वेशन में लिखकर बैलेंस करना पड़ेगा। एंड मेरे बेटा बोर्ड एग्जाम अक्सर ये सवाल पूछता है। ये एक और बहुत खतरनाक, जिसको हम मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितने क्वेश्चन यहां पर कराऊंगा ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बोर्ड एग्जाम देकर आप आओगे ना तो आप देखना इन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैं मान रहा हूं कि ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के लिए। दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आएगा। तो मेरे बेटा इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहां पर क्या दिया है हमारे पास यह है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ मिलकर कंबाइन होता है तो वो अमोनिया बना रहा है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट जो ए पार्ट है, हाइड्रोजन गैस जो है ये कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ और बना रहा है अमोनिया। इसको बाद में आपने बैलेंस भी करना है। नाइट्रोजन भी क्या है आपके पास, गैस, अमोनिया भी क्या है आपके पास, गैस। बैलेंस करना पड़ेगा। देखो जरा इसको बैलेंस कर लीजिए।
हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। अगर मैं यहाँ पर 2 डालूंगा तो ये 2 नाइट्रोजन से एंड 6 हाइड्रोजन से, यहाँ पर 3 डालेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस भी हुआ। एंड ये वर्ड के फॉर्म में दिया था, हाइड्रोजन गैस कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ और अमोनिया बना रहे हैं, हमने इसको सिंबल के फॉर्म में लिखा है। जरा बी पार्ट को खुद कर लीजिए आप, क्या है, बेरियम क्लोराइड, सॉरी दूसरा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, ये एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको आप बर्न करते हो एंड ये आपका बनाता है वाटर और बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। देखो मेरे बेटा, इक्वेशन सिंबल के वर्ड के फॉर्म में दिया है, मैंने इसको सिंबल के फॉर्म में दिया लिखा है। अब बैलेंस करना आपका काम है, क्योंकि मैंने इसको आपको 1000 बार अच्छे से बैलेंसिंग सिखाया, मोर देन 30 क्वेश्चंस मैंने उस समय आपको क्लास में सिखाया, इसको आप खुद से बैलेंस कर लीजिए। इक्वेशन थर्ड पार्ट जो हमारे पास है, सी पार्ट क्या है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड, हमारे पास है BaCl2। बेरियम क्लोराइड जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फाइड के साथ, ये रिएक्ट करता है Al2SO4 होल थ्राइस के साथ एंड ये आपका बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड आपको बनाकर देता है और ये बनाकर देता है आपके पास एक प्रेसिपिटेट जिसे हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। ये मैंने आपके पास इक्वेशन रखी, इसको बैलेंस करना अब आपका काम है। नाउ डी पार्ट में यहां पर लिखूंगा, डी पार्ट क्या है, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम यानी K, पोटेशियम मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, वाटर की फार्मूला मेरे बेटा क्या है, ये तो सबको पता है, पानी आप दिन में 1000 बार पीते हो तो फार्मूला नहीं याद है क्या, तो ये बनाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बाहर निकल कर आता है हाइड्रोजन गैस। नाउ मैंने सिंबल के फॉर्म में लिखा है, अब बैलेंस इसको आप अच्छे से कर लोगे। चलिए, यह था हमारे पास एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली थी, स्लाइड 4 में दिया है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलोगे सर आप इस वीडियो में सिर्फ बैलेंसिंग क्यों सिखाते हो, मैं सिर्फ आपको बैलेंसिंग नहीं सिखाता हूं, मैं आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस यहां पर करवाता हूं एंड ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं, तो एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी ने बड़ी जोर से आपको हिंट दिया है कि इन क्वेश्चंस पे फोकस करिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने मैक्सिमम क्वेश्चंस बैलेंसिंग पर रखी है, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, तो इनको एक एक करके बैलेंस करना है। हमारे पास इक्वेशंस दिया है HNO3 प्लस CaOH2 जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है एंड ये बना रहा है कैल्शियम नाइट्रेट जो हमारे पास है एंड प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर लीजिए। चलिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, वहां पर 2, तो यहां से आप 2 डाल दीजिए। चलिए मैं दूसरे कलर से इसको बैलेंस कर लूंगा। देखो, बैलेंस करने के लिए यहां से 2 डाल दीजिए आप, यहां से 2 डाल दीजिए आप, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुके हैं। सर ऐसे कैसे, आपने क्या आपने डायरेक्ट याद रखा, नहीं याद नहीं रखा, हमने प्रैक्टिस करवाया आपको क्लासरूम में, मैंने सिखा दिया इसको बैलेंस करना, तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। चलिए अब बी पार्ट को यहां पर डिस्कस करेंगे। बी पार्ट क्या है, NaOH हमारे पास है प्लस H2SO4, ये बना रहा है, सॉरी ये बनाकर देता है Na2SO4 प्लस यहां पर वाटर बाहर निकलता है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या करोगे आप, बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 2 डाल दीजिए, यहां पर 2 डाल दीजिए, ये वाली इक्वेशन भी आपका बैलेंस हो चुका है, तो आप खुद से ट्राई कर लीजिए। चलिए सी पार्ट को देखेंगे। NaCl यहां पर ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको चेक कर लीजिए आप, NaCl है और ये मिल रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और बनाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड और बना रहा है सोडियम नाइट्रेट। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, यू कैन चेक, ये ऑलरेडी बैलेंस है। एंड फोर्थ वाला मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसको बैलेंस कर लीजिए। मैं फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है, ये बस रिवीजन क्लास है। जिसने चैप्टर कंप्लीट किया है उसको अच्छे से आ जाएगा, उसको पता है कि मैंने क्लास में इन चीजों को ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, अब मेरे लिए ये काम आसान है। तो यहाँ पर 2 डालने से ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुके हैं, तो अच्छे से आपको ये बैलेंसिंग करना भी आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये भी मुझे लगता है कि दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026 जेके बॉस एग्जामिनेशन। जेके बॉस एग्जामिनेशन के लिए भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो अब यहां पर इनको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, इक्वेशंस आपके पास वर्ड फॉर्म में दिया है, इनको सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर बैलेंस करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको खुद से आ जाएगा, मैं फिर भी जल्दी आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है, CaOH2 आपके पास है और कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, ये बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट दैट CaCO3 और बना रहा है आपका वाटर। पहली इक्वेशन तो बनी, अब इसको बैलेंस करना आपका काम है। बी पार्ट में यहां पर लिखूंगा जिंक हमारे पास है एंड हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये बना रहा है जिंक नाइट्रेट ZnCO3, सॉरी ये बना रहा है जिंक नाइट्रेट
क्या बना रहा है? जिंक नाइट्रेट। ओके, ये क्या बना रहा है? जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 होल ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट और बाहर क्या निकल कर आ रहा है? जिंक नाइट्रेट और बाहर निकल आ रहा है सिल्वर। तो हो गई इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना आपका काम है। इक्वेशन थर्ड हमारे पास है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को आप कॉपर क्लोराइड के साथ मिलाकर ये आपका बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड और बाहर निकल कर आ रहा है कॉपर। इसको बैलेंस कर लीजिए। अब इसी तरीके से इक्वेशन फोर्थ हमारे पास है बेरियम क्लोराइड जो है ये पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। एंड डी पार्ट आपका होमवर्क है। इसको जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शंस में बताओ क्या आएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन भी क्लासरूम में आपको सिखा दिया है। एंड वीडियो नंबर 4 आप चेक कर सकते हो, वहां पर मैंने इस चीज को पढ़ाया। सॉरी, वीडियो नंबर 1 में। अब राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस इन द फॉर्म। एंड आपको पहचानना पड़ेगा। देखो, एक तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा एंड बैलेंस करने के बाद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इस साल एग्जाम में इस पे भी सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पोटेशियम ब्रोमाइड हमारे पास है, पोटेशियम ब्रोमाइड हमारे पास है। ये बेरियम क्लोराइड बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम आयोडाइड और बना रहा है बेरियम ब्रोमाइड। एंड यहां पर इक्वेशन दिया है, आपको पहचानना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस। ये कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है, जरा बताओ कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है। आपको क्या लगता है कि ये पोटेशियम जा रहा है इसके साथ, ये जा रहा है इसके साथ। यू नो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, जो पहला वाला केस है ये आपका, जो पहला वाला केस है, जस्ट वेट, ये जो पहला वाला केस है ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. This is double displacement reaction. Now we will discuss part B. part B क्या है? जिंक कार्बोनेट जो है ये जिंक ऑक्साइड्स के साथ, जिंक कार्बोनेट यानी जो हमारे पास ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट जो है ये मिल रहा है किसके साथ? जिंक ऑक्साइड्स के साथ और बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड What type of reaction is this? शाबाश। सॉरी, इसमें हमने एक मिस्टेक किया ना। ये जो है ना, ये प्रोडक्ट के साइड से लिखना पड़ेगा। ये एरो बनकर यहां पर लिखना पड़ेगा, ये प्लस है एंड ये है यहां पर जिंक ऑक्साइड्स। अब जिंक कार्बोनेट जो है ये बना रहा है जिंक ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या लग रहा है, ये जिंक कार्बोनेट है ये टूटकर जिंक ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना। तो टूटने का मतलब ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? ये जो आपके पास रिएक्शंस यहां पर होगा, ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है हमारे पास। नाउ वी विल डिस्कस रिएक्शन नंबर 3। वो क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर आपका बना रहा है HCl। तो ये तो पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो जो तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन यहां पर है, सी पार्ट, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब रिएक्शन नंबर 4 जो डी पार्ट हमारे पास है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बना रहा है? MgCl2, बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन। दैट मींस मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटाया। अरे हटाता कौन है? हटाता वो है जो ज्यादा ताकतवर है। किनको हटाएगा? जो कम ताकतवर हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मींस ये वाली जो रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शंस को हम नाम रखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपने ये वाला सवाल कंप्लीट किया है। नाउ अनदर क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या है? एग्जांपल दीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस होता है जिससे हीट निकल कर आएगी। यानी जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, जिस रिएक्शंस का नाम है एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। यानी द रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पानिड बाय द रिलीज ऑफ हीट, जो हीट को रिलीज करेगा। यानी अगर आप डिफिनिशन लिखोगे, आप क्या लिखोगे? द रिएक्शन which are accompanied by the release of हीट, जिसे हीट रिलीज होगा उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल बहुत सारे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। मेरे पास मीथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो ये इसकी पहली एग्जांपल्स हैं। ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकलेगा वाटर
और प्लस इसमें कुछ एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हीट निकलना हमें समझा रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। याद रखना प्रोडक्ट के साइड से जो निकलेगा ना दैट इज एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट के साइड से होगा दैट इज एंडोथर्मिक। अब कोई और एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कोई बोलेगा रेस्पिरेशन क्या है, याद रखना मेरे बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो रेस्पिरेशन है रेस्पिरेशन भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। एंड याद रखना डीकंपोजिशन, हमने पढ़ा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस जितने भी हैं वो एंडोथर्मिक हैं, बट डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो है इनटू कंपोस्ट जो है वो आपका एंडोथर्मिक है। एंड याद रखना मुझे लगता है 2026 के बोर्ड एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव बना तो इस पर एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो इसे स्टार मार्क करके याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। ये तो एक्सोथर्मिक है। कोई बोलेगा सर एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, चलिए मैं आपको समझाऊंगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस है क्या। एंडोथर्मिक भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। जो हमारे पास एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शंस है जिससे जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी द रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ऐसी कौन सी रिएक्शंस है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस की कोई भी एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को उठा दीजिए, इसको हीट दीजिए, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। या मेरे पास है आयरन सल्फेट जो है, इसको हीट दीजिए, ये टूटेगा किसमें, Fe2O3 पढ़ा दिया मैंने क्लास में, प्लस SO2 प्लस SO3। ये आपके पास एग्जांपल्स है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। एंड रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। एंड याद रखना इसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस हैं वो आपके पास एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में आपने लाइट देना पड़ेगा, लाइट देना पड़ेगा। जो आपके पास लीफ होता है एंड उसमें जो क्लोरोफिल होता है इसको आपने लाइट देना पड़ता है, लाइट देकर इसमें जो रिएक्शंस होगा उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। एंड दिस इज एंडोथर्मिक। आई होप कि आपने ये वाला सवाल कम पढ़ा है, अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड याद रखना 2024 में इस पर भी सवाल बनेगा। मैं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, इससे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ो ही मत। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, why is respiration considered as exothermic? Explain. Respiration exothermic क्यों है, इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। यहां पर लिखा है respiration is considered as exothermic reaction because energy is released during the process। यानी respiration exothermic क्यों है, respiration exothermic इसलिए है क्योंकि respiration में एनर्जी रिलीज होती है। सर आप, मैं तो दिन भर रेस्पिरेशन कर रहा हूं, कहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। आप जब कुछ रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं कि सांस लेना सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन जब आप कोई गिजा खाते हो, फूड खाते हो, एंड वो फूड जो है ना वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इस समय एनर्जी की कमी है, मैं कुछ खाऊंगा एंड खाने के बाद मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, पहले वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, फिर माइक्रो मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएगा एंड वहां से एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड वो एनर्जी निकलना क्या है, एक्सोथर्मिक, सो दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। यहां पर लिखा है इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज यानी फूड वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल एंड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट यानी एटीपी। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी है इसका मतलब होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एंड ये एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पर होता है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है। यहां पर दिया गया है रिएक्शंस, क्या दिया है, जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बनाता है वाटर एंड प्लस यहां पर हीट रिलीज होती है, प्लस यहां पर हीट रिलीज होती है। दैट्स द रीजन रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंस रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक, दिस इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़कर रखना आप। अब एक और क्वेश्चन से, why are decomposition reactions are opposite to combination? Sorry, yes, decomposition combination के opposite क्यों है एंड इसमें एग्जांपल देना है, कौन सा बड़ी बात है एंड रिएक्शन लिखना पड़ेगा। decomposition क्या है, देखो decomposition का मतलब टूटना। फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शंस है AB, ये टूटा A प्लस B में, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब A प्लस B मिलकर आपका बना रहा है AB, तो ये अपोजिट है ना, क्योंकि ये एक है मिलकर टूटकर दो बना रहे हैं, ये अलग अलग है मिलकर एक बना रहा है। तो डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। इक्वेशन एग्जांपल दीजिए, कॉम्बिनेशंस में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दिस इज एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल्स है। अब डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दीजिए, जो कोई चीज टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, इसको आप हीट दोगे ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड ये जो एग्जांपल्स है ये
पोजिशन रिएक्शंस का होगा। तो हो गया ये वाला सवाल भी कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट वन इक्वेशंस फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कोई इक्वेशन सीखनी है जिससे एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी तीनों में एक एक एग्जांपल दीजिए डिकम्पोजिशन में। चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट दूंगा ये टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। ओके, ए पार्ट इसका है, ए पार्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब लाइट के फॉर्म में इक्वेशन दीजिए। चलिए मैं पहले इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इक्वेशन दूंगा। H2O जो है इसको आप इलेक्ट्रिसिटी जब आप प्रोवाइड करोगे ये टूटेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तो ये भी डिकम्पोजिशन है। तीसरा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब मैं लाइट देता हूं, सिल्वर क्लोराइड को जब मैं लाइट देता हूं ये टूटेगा सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में टूटेगा। एंड हो गया ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। नाउ वी विल मूव अनदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आई होप कि मैंने आपको ये सवाल आएगा, मैंने क्लासरूम में करवाया डिस्प्लेस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या फर्क है। एंड यू नो मैं यहां पर लिखूंगा एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब क्या है, कोई किसी को हटा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन दिया CuSO4 एंड प्लस यहां पर जिंक लिखा मैंने, एंड होगा क्या, यहां पर बनेगा ZnSO4, बाहर निकलेगा कॉपर। क्यों, जिंक कॉपर को हटाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी a more reactive element displaces less reactive elements from its compounds is called displacement। and double displacement reactions क्या है, when two compounds react by an exchange of ions, वो ions को exchange करेगा to form two new compounds, that is called double displacement reactions। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस होता है रिएक्टिविटी सीरीज के। सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। इसके लिए आप याद रखोगे, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हया क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ये सीरीज आप याद रखोगे। एंड इसमें जो हाइड्रोजन है ये आपका एक स्टैंडर्ड एसटीपीएस, सॉरी जस्ट वेट, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 होता है हाइड्रोजन का। एंड हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं हम मानते हैं कि ये मोर रिएक्टिव है, हम मानते हैं कि ये मोर रिएक्टिव है। एंड ये वाले एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव है, यानी ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले को हटा रहे हैं। ये तो मैंने क्लास में पढ़ा दिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कोई एग्जांपल लीजिए। मैंने लिया बेरियम क्लोराइड, ये मैंने मिला दिया सोडियम सल्फेट के साथ, तो बनेगा क्या, ये बेरियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ, ये बनाएगा BaSO4, बाहर क्या निकलेगा NaCl, और इसे बना दिया NaCl। एंड यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक बार डिस्प्लेस हुआ, यहां पर दो बार। असल में ये बेसलान आयन्स है, इन्होंने आयन्स को एक्सचेंज किया। बेरियम आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आयन्स है, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आयन्स है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर ये रिएक्शंस हो गया यहां पर। तो आपने ये भी सवाल कंप्लीट किया। एक और क्वेश्चंस पर जाएंगे। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यहां पर क्या बोलता है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करेंगे क्या ये पॉसिबल है कि हम रिकवर कर सकते हैं सिल्वर, कहां से, सिल्वर नाइट्रेट से। यानी सिल्वर नाइट्रेट की फार्मूला क्या है, AgNO3। आसान से क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं। सिल्वर नाइट्रेट की फार्मूला है, एंड ये बोल रहा है कि अगर हम कॉपर मेटल के साथ इसको डिस्प्लेस करेंगे, यानी क्या करना पड़ेगा, समझे बात को। मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट, इसको मिला दिया कॉपर के साथ। बोल रहे हैं कि क्या हम सिल्वर की रिफाइनिंग कर सकते हैं, सिल्वर को वापस निकाल सकते हैं। क्यों, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या। And the refining of silver, the recovery of silver nitrate from copper solutions। अब देखिए आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद करिए। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हया क्यों मिली। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हया क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। यहां पर क्या दिया है आपके पास, सिल्वर, सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है। दैट मींस कॉपर सिल्वर को हटा सकता है, कॉपर सिल्वर को हटा सकता है। यहां पर रिएक्शन क्या होगा, यहां पर कॉपर सिल्वर को हटाएगा, यहां पर क्या बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस, बाहर निकलेगा सिल्वर। तो हमने सिल्वर को बाहर निकाला, तो दैट मींस इसकी जो रिकवरी है दैट इज पॉसिबल। हो गया ये वाला सवाल भी कंप्लीट। एक और सवाल पर आएंगे जल्दी जल्दी क्विक। और यहां पर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का मतलब है जब कोई इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, व्हेन टू सॉल्यूशंस मिक्सेस टू ईच अदर दे फॉर्म ए इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का मतलब क्या है, व्हेन टू सॉल्यूशन मिक्सेस टू each other, when two solution mixes to each others they form a insoluble solid substance। एंड वो जो insoluble solid substance है उसी को हम बोलते हैं PPT precipitate। एग्जांपल दीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, कोई भी रिएक्शंस लीजिए आप। बेरियम क्लोराइड को मैंने अभी वाली रिएक्शंस Na2SO4 के साथ मिला दिया, तो इसे बना दिया BaSO4, बाहर निकला
NaCl एंड ये जो BaSO4 है ये आपके पास सॉलिड होता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो हो गया ये वाला सवाल भी कंप्लीट। एक और क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। यू नो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ेगा। एंड एग्जांपल इसमें दीजिए आप, एग्जांपल मैं यहां पर बताऊंगा। मेरे पास अगर कॉपर है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला, इसे बना दिया कॉपर ऑक्साइड। अब देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन से यहां से ऑक्सीजन ऐड हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ में आया? अब रिडक्शन में इसका उल्टा कर दीजिए। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन का मतलब क्या है भाईजान? रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल आप इसमें दीजिए, इसी को उल्टा कर लीजिए ना, कॉपर ऑक्साइड से इसे बना दिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन। क्या पहले ऑक्सीजन, कॉपर के पास ऑक्सीजन था? हाँ। क्या यहां से यहां तक कॉपर के पास ऑक्सीजन से? नहीं, यहां पर नहीं है ना, क्योंकि ये तो अलग है, इसके पास ऑक्सीजन से है, तो यहां पर ऑक्सीजन से रिमूव हुआ, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। हो गया आपका कंप्लीट ये वाला सवाल। एक और क्वेश्चन हम यहां पर लेंगे, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम, वो बनता है ब्लैक इन कलर, एंड आपको बताना पड़ेगा ये एक्स कौन सा है। यानी सवाल क्या है, आपने एक्स को बताना पड़ेगा। अरे ये वो वाले एक्स नहीं है जिसे आप समझते हो भाई जान, अभी भी आप एक्स के चक्कर में पड़े हो, एग्जाम आ रहा है आपका, तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए ना, एक्स के चक्कर में ना पढ़ लीजिए आप। सर क्यों ना पढ़े हम? एंड अगर आप एक्स के चक्कर में पड़ोगे ना, वो तो आपको कोई भाव ही नहीं देता है, वो तो आपको याद ही नहीं करता है। एंड कल को जब उसकी शादी होंगे, जब उसके बच्चे होंगे, वो आपको कल को मामू कहकर पुकारेंगे, तब आपको रिग्रेट होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में ये कीमती जो साल है इसको वेस्ट क्यों किया, एक्स को फाइंड करने में, एक्स को याद करते हुए, एक्स को यहाँ पर डिटेक्ट करना था, तो उसके चक्कर में, उसके यादों में मैंने अपनी जिंदगी को गवा दिया। तो बेहतर है एग्जाम पे फोकस करें, एक्स को याद ना करें। हमने क्या बताना पड़ेगा, नेम द एलिमेंट, हमने एक्स को पहचानना है, ये कौन सी एक्स है, ये वो वाला एक्स नहीं है। यहां पर समझ लीजिए, यहां पर क्या है, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बनाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड, एंड ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक कलर होता है। क्या होता है? ब्लैक कलर। एंड ये जो कॉपर है ये आपका ब्राउन, शाइनी ब्राउन कलर होता है। शाइनी ब्राउन हमें क्या बोलता है? ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, शाइनी ब्राउन कौन सा है? कॉपर, दैट इज जो एक्स हमारे पास है वो हमने फाइंड किया, वो कॉपर था। हो गया आपका सवाल कंप्लीट। चलिए आगे एक और क्वेश्चन इस पर, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम जो हमारे घर पे जो दीवार होते हैं, या हमारे, सॉरी दीवार की बात नहीं करेंगे, हमारे घर पे जो गेट्स लगे होते हैं या आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, उन पर हम पेंट करते हैं। हम गेट जो होते हैं, बाकी चीजें, हम उन पर पेंट क्यों करते हैं? सर इसे तुम पेंट एमुजु करन ताकि तुम सजन नहीं, असल में इसलिए हम पेंट नहीं करते हैं। असल में पेंट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास आयरन है इसे कोरोजन ना हो, इसे जंग ना लग जाए। एंड जो पेंटिंग करते हैं वो वाटरप्रूफ की तरह बिहेव करता है। एंड वो आयरन को, यानी जो हमारे पास आयरन है उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, आयरन रिएक्ट करेगा, या हम कहेंगे मॉइस्चर रिएक्ट करेगा या एसिड रिएक्ट करेगा, एंड वो इसे प्रोटेक्ट करेगा, वो इसको रोकेगा इसको खराब होने में, एंड वो इसको खराब नहीं होने देगा, इसलिए हम इस पर पेंटिंग करते हैं। यहाँ पर लिखा है वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद आयर, ताकि वो आयर के साथ ना आए, या मॉइस्चर के साथ ना आए, ऑक्सीजन के साथ ना आए, या वाटर के साथ ना आए। इसलिए हम इसमें पेंटिंग करते हैं ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, कोरोजन ना हो। ठीक है, तो हो गया ये वाला सवाल भी कंप्लीट। और क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। देखो हमारे पास जो भी फूड होता है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमारे पास कोई फूड होता है, एंड जब ऑक्सीजन आता है वो इस फूड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये फूड जो है ये खराब होता है। इस फूड में क्या होता है, इस फूड में बैड स्मेल आने लगता है, एंड जिसको हम बोलते हैं इसमें रैंसिडिटी होता है। क्या होता है? रैंसिडिटी होता है, ये फूड खराब होता है। रैंसिडिटी क्या होता है? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। एंड यहां पर जब हम नाइट्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में फूड को रखते हैं, वो फूड को खराब होने नहीं देता है। यहां पर रीजन लिखा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट वो ऑक्सीडेशन, यानी रैंसिडिटी को बचाएगा, वो रैंसिडिटी होने नहीं देगा। वो नाइट्रोजन जो है ये इनर्ट गैस होता है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन को हटाकर, तो ये फूड को खराब नहीं होने देता है, एंड फूड जो है वो ज्यादा टाइम तक रह जाता है। जो आपके पास वो कुरकुरे होते हैं, लेज होते हैं, वो चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, शायद लेज LAY स्पेलिंग है,
आई डोंट नो एग्जैक्ट, तो आप याद रखिए। अब जब इसके इसमें जो अंदर में गैस भरा होता है ना ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन नहीं होता है, वो नाइट्रोजन होता है। एंड नाइट्रोजन इस फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वो इनर्ट है, तो फूड ज्यादा देर तक अच्छे से रहता है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। एंड उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है। कोरोजन तो आपको पता है। अगर कोरोजन की बात यहाँ पर करेंगे, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि मैंने क्लास में आपको ये पढ़ाया। व्हेन मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय एनी सबस्टेंस, व्हेन a metal surface are attacked by any substance, when a metal surface are attacked by any substance such as, वो क्या हो सकता है, such as या तो वो मॉइस्चर होगा, such as मॉइस्चर, acid, oxygen, etc. It is said to be corrode. It is said to be corrode. It is said to be corrode. And this process is known as, and this process is known as corrosion. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, corrosion. एंड इसकी प्रिवेंशन भी क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ corrosion कैसे प्रिवेंट करेंगे, हम पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, गल्वानाइजेशन करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेनिंग करते हैं, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। देखो क्या होगा, अगर कोई मेटल है, इस मेटल सरफेस को, अगर हम मेटल नहीं बोलेंगे, हम कोरोजन है तो आयरन बोलेंगे। अगर इस आयरन पर अटैक करेगा ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, एंड ये खराब होगा, धीरे 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 इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, एंड ये तो कोरोजन है। एंड जब यही ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर इस ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया मेटल के साथ या आयरन के साथ, अगर आयरन के साथ रिएक्ट किया तो कोरोजन बोलेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट किया, सॉरी आयरन के साथ, सॉरी अगर आयरन के साथ रिएक्ट किया तो रस्ट बोलेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट किया तो कोरोजन बोलेंगे। अब यही अगर रिएक्ट करेगा फूड के साथ तो उसे हम कहेंगे रेंसिडिटी, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी समझा दिया। तो हो गया ये वाला सवाल भी कंप्लीट। अब बस इसी के साथ यहां पर मैं लिखूंगा आपको थैंक यू। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया ये चैप्टर, अच्छे से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया। इसमें कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ऑलमोस्ट आपके पास जिनको मैंने एक्सपेक्टेड मानकर चला, यानी क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 5 टोटल इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैं अपने गेस्ट पेपर पर ऑलरेडी मैंने वो डिस्कस किया है एंड वहां पर समझा भी दिया है एंड उस पर अप्लाई भी किया हमने एंड अच्छे से उनको पढ़ लिया हमने। तो इसी के साथ हमने ये कंप्लीट किया। बाकी जो भी है अगला चैप्टर कॉर्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।